हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे आय प्रभाव का, जिसे इंग्लिश में इनकम इफेक्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग आय प्रभाव को समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको समझाऊंगा भी और चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में भी उपलब्ध कराऊंगा, और जो कुछ भी मैं आज आपको बताऊंगा उसको मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखा हुआ है और ब्लॉग में लिखा हुआ है, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आय प्रभाव को समझने से पहले हम समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन के परिवर्तनकारी तत्व कौन से हैं। उपभोक्ता संतुलन के परिवर्तनकारी तत्व कौन से हैं, उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। खैर, कोई बात नहीं है। तो आय प्रभाव को समझने से पहले हम समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन के परिवर्तनकारी तत्व कौन से हैं। देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अभी तक हमने जिस संतुलन का अध्ययन किया उसमें दो आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया गया है। पहला है कि उपभोक्ता की आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा है वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। फ्रेंड्स, तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अभी तक हमने जिस संतुलन का अध्ययन किया उसमें दो आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया गया है। पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तथा दूसरा क्या है, दूसरा है कि वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। ये दो मान्यताएं हैं। हमने जो है इसके पहले मैंने पहले कहा कि जो है यदि आप इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लें, जैसे तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो उसमें दो मान्यताएं थीं, दो प्रमुख मान्यताएं थीं। पहला है कि उपभोक्ता की आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा है कि वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती हैं। लेकिन यदि हम इन मान्यताओं को हटा दें तो तीन प्रकार के परिवर्तन संभव हो सकते हैं यदि ये मान्यताएं हट जाएं। कौन कौन सी मान्यताएं? उपभोक्ता की आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, ये मान्यता हट जाए, और दूसरा क्या है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर है, ये दोनों मान्यताएं हट जाए तो तीन प्रकार के परिवर्तन संभव है। कौन कौन से परिवर्तन संभव है, आइए देखते हैं। पहला इसमें है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए परंतु कीमतें स्थिर है। ध्यान सुनिएगा, पहला क्या है, जब ये मान्यताएं हट जाएंगी तो तीन प्रकार के परिवर्तन संभव हो सकते हैं। पहला कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए परंतु कीमतें स्थिर है, अर्थात उपभोक्ता की आय घट जाए या बढ़ जाए लेकिन कीमतें वहीं रहें। दूसरा स्थिति क्या है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन न हो जबकि कीमतों में परिवर्तन हो जाए। अतः इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय है, उसकी जो आय है वह स्थिर रहे और कीमतें बदल जाए, वस्तुओं की कीमतें बदल जाए। पहले में क्या था कि आय में वस्तुओं की कीमतें स्थिर थी, आय में परिवर्तन हो जाए, ये स्थिति हो सकती है। या दूसरी स्थिति हो सकती है कि आय जो है स्थिर रहे और वस्तुओं की कीमतें बदल जाएं। और तीसरी स्थिति भी बन सकती है कि जब उपभोक्ता की आय तथा कीमत दोनों में परिवर्तन हो। ये तीसरी स्थिति बन सकती है कि उपभोक्ता की आय घट सकती है या बढ़ सकती है, और कीमतें भी जो है बढ़ सकती है, दोनों साथ साथ हो सकती हैं, चाहे वो एक समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो। जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताया उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अभी तक हमने जिस संतुलन का अध्ययन किया उसमें दो आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया गया था। पहला क्या था कि उपभोक्ता की आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तथा दूसरा क्या था कि वस्तुओं की कीमतें स्थिर है। यदि हम इन मान्यताओं को हटा दें तो तीन प्रकार के परिवर्तन संभव हो सकते हैं। पहला क्या है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए परंतु कीमतें स्थिर रहें। दूसरा क्या है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन न हो जबकि कीमतों में परिवर्तन हो जाए, मतलब आय स्थिर है और कीमतें बदलें। और तीसरा है कि जब उपभोक्ता की आय तथा कीमत दोनों में परिवर्तन हो जाए। तो ये तीन स्थितियां बन सकती हैं जब उसकी मान्यताओं में परिवर्तन होगा तब, या मान्यताएं हटाई जाएगी तब। और ये जो तीनों परिवर्तन होंगे, इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन जो है क्रमशः निम्नलिखित तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा। पहला कौन है? पहला है आय प्रभाव, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, और तीसरा है कीमत प्रभाव
फ्रेंड्स, जो भी परिवर्तन होंगे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। पहला क्या है? पहला है आय प्रभाव। जब आय में परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव और तीसरा है कीमत प्रभाव। तो हम लोग जो है प्रत्येक का अध्ययन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जो है केवल अध्ययन करेंगे किसका? हम अध्ययन करेंगे केवल आय प्रभाव का, जबकि ये जो दो प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव, इन दोनों को हम लोग जो है एक सेपरेट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब समझते हैं कि आय प्रभाव क्या है। अब आइए समझते हैं कि आय प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब उपभोग की जा रही वस्तुओं को स्थिर मान लिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, जब उपभोग की जा रही वस्तुओं को स्थिर मान लिया जाता है और उपभोक्ता की आय अर्थात मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है, तब उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन आ जाता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतें स्थिर हों और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, अर्थात उसकी आय घट जाए या बढ़ जाए। जब उसकी आय घट जाएगी या बढ़ जाएगी तो क्या करेगा? तो वह उपभोक्ता का जो वस्तुओं की मांग कर रहा है, उस जिस वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वो उसको घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वह वस्तुओं की मांग में परिवर्तन कर सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? आय प्रभाव कहते हैं। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आय प्रभाव उपभोग मात्रा में परिवर्तन को बतलाता है। किसको बतलाता है? आय प्रभाव उपभोग मात्रा में परिवर्तन को बतलाता है, जो केवल आय में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात आय में आपके परिवर्तन हो रहा है, घट या बढ़ रहा है, तो आप जो है उपभोग को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ठीक, जबकि वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं? स्थिर बनी रहती हैं। अब आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आय प्रभाव में वस्तु की कीमतें स्थिर रहने के कारण कीमत रेखा अपने समांतर बाएं अथवा दाएं खिसकती है। कीमत रेखा जो है अपने समांतर या तो बाएं या तो दाएं खिसकती है, क्योंकि आय प्रभाव में वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, केवल आय में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है उपभोग मात्रा में परिवर्तन होता है। उसे ही जो है आय प्रभाव बोलते हैं। तो आय प्रभाव में वस्तु कीमतें स्थिर रहने के कारण जो है कीमत रेखा अपने समांतर या तो बाएं या दाएं खिसकेगी। देखिए चित्र में ए बी कहाँ है? देखिए यहाँ है ए और बी। फिर क्या है? A1 और B1। फिर क्या है? A2 और B2। ये कीमत रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए ना, समान दूरी पर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि X तथा Y वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ यह X वस्तु इधर दर्शाया है और इधर Y वस्तु। तो यहाँ पर जो है जो ये कीमत रेखा AB है, A1 B1 है, A2 और B2 है, एक दूसरे के समांतर हैं, जो ये दर्शाती हैं कि जो X तथा Y वस्तु है उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कीमत अनुपात होता है, कीमत अनुपात क्या होगा? कीमत अनुपात होगा PX अपान PY। तो ये जो कीमत अनुपात है PX अपान PY वह समान रहता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि समांतर कीमत रेखाओं का जो ढाल है, देखिए ये जो ढाल है ये समान रहता है। ये विभिन्न कीमत रेखाएं तटस्थता रेखाओं IC1, IC2 तथा IC3 को D1 तथा D बिंदु पर स्पर्श करती है। अब देखिए ये जो कीमत रेखाएं हैं AB है, A1 B1 है और A2 B2 है, ये जो तटस्थता रेखाएं कौन है? ये देखिए IC1 है, IC2 है और IC3 है। तो IC1 को ये कीमत रेखा कहाँ स्पर्श कर रही है? D पर, और IC2 को D1 पे और IC3 को D3 पे यह स्पर्श कर रही है। ये बिंदु जो है विभिन्न तटस्थता रेखाओं पर उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। ये जो बिंदु हैं D है, D1 है और D2 है, ये क्या कर रहा है? यह विभिन्न तटस्थता रेखाओं पर उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित कर रहा है। ये विभिन्न तटस्थ रेखाएं ना, IC1 है, IC2 है, IC3 है,
तो यह जो है इस पर उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित कर रहा है। और संतुलन के इन्हीं बिंदुओं को मिलाने पर, देखिए ना, संतुलन के इन्हीं बिंदुओं को मिला के D1 और D2 को जो है मिलाने पर एक बिंदु रेखा प्राप्त होती है। ये देखिए बिंदु रेखा बन रही ना, एक बिंदु रेखा प्राप्त होती है जिसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे आय उपभोग वक्र कहते हैं, अर्थात आईसीसी वक्र बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, आय उपभोग वक्र अर्थात आईसीसी वक्र बोलते हैं। यह आईसीसी रेखा मूल बिंदु से जितनी ही अधिक दूरी पर होगी, यह आईसीसी रेखा जो है मूल बिंदु से जितनी ही अधिक दूरी पर होगी, वह एक्स तथा वाई वस्तुओं के उतने ही ऊंचे संयोग को प्रकट करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि डी जो D1 है D से ऊंचे संयोग को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो D2 है वह D1 से अधिक ऊंचे संयोग को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये बातें तो हमने समझ ली। अब आय प्रभाव, जो आय प्रभाव होता है वह वस्तु की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, जरूरी आवश्यकता की वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, ये सारी जो वस्तुएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनके पर आय प्रभाव जो है अलग अलग होता है। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं वस्तु की प्रकृति एवं आय प्रभाव, नेचर ऑफ गुड्स एंड इनकम इफेक्ट। देखिए, वस्तु की प्रकृति के आधार पर आय प्रभाव को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, धनात्मक आय प्रभाव, और दूसरा क्या है, ऋणात्मक आय प्रभाव, जिसे गिफिन विरोधाभास बोलते हैं। फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि वस्तु की प्रकृति के आधार पर आय प्रभाव को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, पहला है धनात्मक आय प्रभाव, और दूसरा है ऋणात्मक आय प्रभाव, जिसे गिफिन विरोधाभास भी बोलते हैं। तब आइए पहले पॉइंट को समझते हैं, धनात्मक आय प्रभाव, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। धनात्मक आय प्रभाव क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये लिखा है कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखने लायक है, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी के ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये ऑप्शन दे देगा 4, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऐसे दे देगा, तो आपको जो है सेट टिक करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसमें आय उपभोग वक्र जो है बाएं से दाएं ऊपर उठती है। आय उपभोग क्या होता है, वह जो है आय उपभोग वक्र बाएं से दाएं कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है, या बाएं से ऊपर दाएं की तरफ। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, पहला तो धनात्मक आय प्रभाव हो गया, और दूसरा क्या है कि ऋणात्मक आय प्रभाव, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब आइए समझते हैं कि ऋणात्मक आय प्रभाव क्या होता है। देखिए, आपके सामने रिटन फॉर्म लिखा हुआ है, एक कुछ चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है, आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है वस्तु की प्रकृति के अनुसार। इस तथ्य का उल्लेख सर्वप्रथम रॉबर्ट गिफिन ने किया। किसने किया था? रॉबर्ट गिफिन ने किया था। ये नाम याद रखिए, ये अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, कह रहा है कि इस तथ्य का उल्लेख सर्वप्रथम रॉबर्ट गिफिन ने किया। यह तब होता है जब आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तु का उपभोग घटा देता है। ध्यान सुनिएगा, इससे पहले मैंने बताया कि जो सामान्य और श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, जब आय में वृद्धि होती है तो वह उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जो आय प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, जब आय में वृद्धि होती है तो जो उपभोक्ता होता है उन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तु को उपभोग घटा देता है। प्रायः बात जो है निम्न कोटि या घटिया वस्तु में होती है। यह कब होता है? जब वस्तुएं क्या हो, निम्न कोटि की हो या घटिया वस्तुएं हो। ठीक है, ये तब होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव कब पड़ता है? जब वस्तु निम्न कोटि की हो या घटिया वस्तु हो, तब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जो है वह इनकी मांग को घटा देगा, बढ़ाएगा नहीं, घटा देगा। और आय बढ़ने पर क्या होगा कि आय बढ़ जाने पर श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग बढ़ा दिया जाता है।
आय बढ़ने पर शेष वस्तुओं का उपभोग बढ़ा दिया जाता है और जो निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं हैं उनका उपभोग क्या होता है, घटा दिया जाता है। भले ही इन वस्तुओं के मूल्य में कमी न हो, जब आय में वृद्धि होती है तो जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग क्या होता है, उनका उपभोग जो है बढ़ा दिया जाता है। भले ही इनके मूल्य में कमी न हो, इनका मूल्य स्थिर हो, ऐसी स्थिति में भी उनके उपभोग को बढ़ा दिया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में निम्न कोटि की वस्तुओं के स्थान पर श्रेष्ठतर वस्तुओं का प्रतिस्थापन होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आय में वृद्धि होने पर जो उपभोक्ता होता है वह श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग बढ़ा देता है, भले उनकी कीमत घटे या न घटे, और निम्न कोटि की वस्तुओं को वह घटा देता है, उनका उपभोग घटा देगा, और जो आय उसके पास बचेगी वह जो है वह उससे श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग करने लगेगा। देखिए चित्र आपके सामने दिया गया है। इधर ओ वाई एक्सिस पर जो है वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है और ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। देखिए चित्र में हम केवल वाई वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो एक घटिया वस्तु है। हम लोग जो है वाई वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि क्या है, जो कि एक घटिया वस्तु है। देखिए चित्र में जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से कीमत रेखा जो है, पहले ए बी है, कीमत रेखा ए बी है, फिर A1 से B1 हो रही है, फिर A2 से B2 हो रही है, फिर A3 से B3 हो रही है। ये दर्शा रहा है कि आय स्तर जो है वो बढ़ रहा है। आय स्तर बढ़ने का कार्य जो है एक कीमत रेखा जो है ऊपर की ओर उठती जा रही है, जिसमें संतुलन बिंदु कौन सा है, संतुलन बिंदु जो है ये तटस्थता वक्र है, सॉरी ये देखिए IC1 IC2 IC3 IC4 ये तटस्थता वक्र है। अब जो है आय स्तर जैसे से बढ़ रही है और वैसे कीमत रेखा AB A1 B1 A2 B2 A3 B3 के रूप में ऊपर उठती जा रही है। और जहां पर संतुलन बिंदु क्या है, संतुलन बिंदु देखिए P है, P1 है, P2 है और P3 है। ये जो संतुलन बिंदु है देखिए पहले से, ये पहले P को देखिए, फिर P1 P2 P3, ये देखिए पहले से ये कम ऊंचे होते चले जा रहे हैं। ये पहले देखिए ये ज़्यादा ऊंचाई पर, एक कम ऊंचाई पर, उससे कम है, ये इससे कम है, ये कम ऊंचे होते चले जा रहे हैं। या दूसरे शब्दों में आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता वाई वस्तु का उपभोग कम कर रहा है। देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जो उपभोक्ता जो है वाई वस्तु का उपभोग क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। ठीक, पहले जो है वाई वस्तु का उपभोग कितना था, ये इतना था, और फिर घट रहा है, फिर और घट रहा है और फिर घट रहा है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है वाई वस्तु का उपभोग घट रहा है, जबकि एक्स वस्तु का उपभोग क्या है, वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, सॉरी क्यों घट रहा है वाई वस्तु का उपभोग, क्योंकि वाई वस्तु क्या है, एक घटिया वस्तु है। मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ मैंने दर्शाया है कि एक्स वस्तु के लिए धनात्मक आय प्रभाव है। देखिए एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, ठीक है, जबकि वाई वस्तु का उपभोग घट रहा है, क्योंकि वाई क्या है, एक घटिया वस्तु है। तो वाई वस्तु पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ऋणात्मक आय प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक घटिया वस्तु का उपभोग आरंभ से घटना शुरू हो। ध्यान सुनिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक घटिया वस्तु का उपभोग आरंभ से घटना शुरू हो। आय के बढ़ जाने से एक स्तर के बाद भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आय के बढ़ जाने से एक स्तर के बाद भी ऐसा हो सकता है। इस स्थिति को जो है आय उपभोग वक्र की सहायता से चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो आइए उसको भी समझते हैं। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ICC1 रेखा देखिए, ये ना, यहाँ पर जो ICC1 रेखा है एक्स वस्तु की दृष्टि से पीछे की ओर मुड़ जा रही है। एक्स वस्तु की दृष्टि से कहाँ मुड़ जा रही है, ये पीछे की ओर मुड़ जा रही है, जो यह बताती है कि यह रेखा एक्स वस्तु को घटिया वस्तु प्रदर्शित करती है। यह जो है ICC1 रेखा एक्स वस्तु के दृष्टिकोण से पीछे मुड़ जा रही है, जो यह प्रदर्शित करती है कि एक्स वस्तु क्या, कैसी वस्तु है, एक्स वस्तु जो है वो घटिया वस्तु है। वस्तु की मात्रा के हिसाब से जब आय का स्तर बढ़ता है तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु A2 से खिसककर A1 पर चला जाता है। ध्यान सुनिएगा,
वस्तु की मात्रा के हिसाब से जब आय का स्तर बढ़ता है तो उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु A2 है, A2 से वो खिसककर A1 पर पहुंच जाता है। इस प्रकार आय के बढ़ने से x वस्तु की मात्रा OX1 से घटकर OX2 हो जाती है। पहले देखिए, पहले संतुलन कितना था, A2 पर था, तो उपभोग कितना था, OX1। अब जो है, अब A2 से A1 पर चला गया तो उपभोग घटकर कितना हो गया, OX2 हो गया। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इतना माइनस हो गया, मात्रा इतनी कम हो गई। इसी तरह जो है ICC2 पर, ये देखिए, इसी तरह ICC2 पर यहाँ पर Y वस्तु घटिया है। यहाँ पर कौन सी वस्तु घटिया है, यहाँ पर Y वस्तु घटिया है। इस पर जब उपभोक्ता आय बढ़ने से A3 से A4 बिंदु पर चला जाता है, इस पर जो है जब उपभोक्ता आय बढ़ने पर A3 से कहाँ चला जाता है, A3 से वह A4 पर चला जाता है। A3 यहाँ पर है और A4 यहाँ पर है। आय बढ़ जाने पर A3 से कहाँ चला जाता है, A4 पर चला जाता है। तो Y वस्तु की मात्रा OY3 से घटकर OY4 रह जाती है। तो Y वस्तु की मात्रा पहले कितनी थी, पहले जो है जब A2 पर था तो जो Y वस्तु है उसका उपभोग OY3 किया जा रहा था। लेकिन अब जो है जब आय बढ़ गया तो वह A3 से A4 पर आ गया। तो इस प्रकार अब उसका जो है Y वस्तु का उपभोग घट गया। अब कितना हो गया, OY4 हो गया। और ये OY4 क्या है, OY3 से कम है। बस इस फिगर के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक घटिया वस्तु का उपभोग आरंभ से घटना शुरू हो। ध्यान सुनिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक घटिया वस्तु का उपभोग आरंभ से घटना शुरू हो। आय के बढ़ जाने से एक स्तर के बाद भी ऐसा हो सकता है। इस स्थिति को आय उपभोग वक्र, वो तो मैंने बता ही दिया। अब लास्ट में केवल आप जो कुछ बातें याद रखिए जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि आय के परिवर्तन से वस्तुओं के उपभोग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव किसे कहते हैं, आय के परिवर्तन से वस्तुओं के उपभोग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। तथा यह प्रभाव जो है सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक, सामान्य तथा शेष वस्तुओं के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है, तथा घटिया वस्तुओं के लिए कैसा होता है, ऋणात्मक। फ्रेंड्स, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आय प्रभाव सामान्य तथा शेष वस्तुओं के लिए वो धनात्मक होता है और घटिया वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है, जिसे गिवन वस्तुएं भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यह जो है आय प्रभाव का लेसन कंप्लीट हुआ और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है मैं ब्लॉग पोस्ट में इसे जो है अपने ब्लॉग पर लिखा हुआ हूं और ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के वहां से चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपको पीजीटी के लिए भी बहुत आवश्यक है, पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए, जीआईसी के लिए भी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, विदा होने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।